ओके बच्चों, अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हम हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस सी बेसिकली हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है। कि ये हेपेटाइटिस सी जो वायरस होता है ये हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन काज करता है, और ये ज़्यादातर जो है वो बॉडी फ्लूइड से हमने पढ़ा था ना पहले इंट्रोडक्शन में कि बॉडी फ्लूइड जिसमें डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स आ जाते हैं, जिसमें वजाइनल सिक्रीशंस आ जाती हैं, स्लाइवा आ जाता है, या जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं नीडल से, कंटामिनेटेड नीडल्स वगैरह से, सिरिंजेस से ये जो है वो इन्फेक्शन फैलती है, ये वायरस फैलता है। और ये जो है वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी ये जो वायरस है इसकी जो है वो इन्फेक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है ट्रांसफर ये वायरस होता है। इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस सी वायरस बेसिकली, अब चूंकि हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया, और इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट में यही होता है कि ब्लड डोनर स्क्रीनिंग की जाती है, और उससे फिर जो है वो देखा जाता है, और प्रॉपर फिर मेडिसिन दे के इसको ट्रीट किया जाता है। तो सिंपली सबसे पहले हेपेटाइटिस सी क्या हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था डिटेल में। वो आप अपने नोट्स खोल लो ताकि आपको साथ साथ जो है ना वो पता चलता रहे, लेकिन मैं यहाँ से रीड कर दूंगी ताकि आप लोगों के यहाँ से जो लाइनिंग वाइज वो जो कहते हैं ना कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ बुक पे क्या लिखा हुआ है, और आया कि वो जो बुक पे लिखा हुआ है और वो जो आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया वो सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि हेपेटाइटिस सी वायरस होता क्या है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है ना ये एंटर होता है जब हिपेटोसाइट्स के अंदर। बेसिकली जो हेपेटाइटिस की अगर जनरल हम डेफिनेशन देखें ना, तो जनरल डेफिनेशन में ये होता है कि हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, लीवर की इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब लीवर की इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है कि जो वायरस है वो इनसाइड द लीवर जो है वो हिपेटोसाइट्स बेसिकली लीवर सेल्स होते हैं वहां जाता है, और वहां जाके फिर वो सिरोसिस और फिर इंसेफेलाइटिस और इस तरह की केसेस भी आगे काज करता है। और फिर डिफरेंट तरह के अगर वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस है या सी वायरस है या ए वायरस है या डी ई जो भी वायरस जाएगा वो डिफरेंट तरह से अपना जो है वो एक्शन परफॉर्म करके तो वो लीवर को इफेक्ट करेगा। ठीक है, लीवर फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं इन इन्फेक्शन में। और हेपेटाइटिस सी में तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लिवर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है लिवर के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, सेल डेड हो जाते हैं और लिवर सुकड़ जाता है। ठीक है, तो लिवर सिरोसिस और उसके बाद लिवर जो है वो फेलियर होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि अब ये वायरस एंटर कैसे होते हैं, हम ये पढ़ते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले वायरस जो है वो हिपेटोसाइट्स के ऊपर जाके लगा, वहां पे जैसे ड्रग रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं इसी तरह वो वहां पे जाके बाइंड हुआ, और वहां से वो जो है ना वो सेलुलर एंट्री फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके वो इनसाइड द सेल चला गया। ठीक है, जैसे ही वो इनसाइड द सेल गया तो वायरल जीनोम जो है वो अपने न्यूक्लियोकैप्सिड से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वायरस हमेशा अपने न्यूक्लियोकैप्सिड्स में होता है। ठीक है, वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड में कैसे होता है, इस तरह करके ये होती है न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, इसके इनसाइड वायरस, चूंकि हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए वायरस है। ठीक है, तो आरएनए वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव आरएनए है। ठीक है, तो ये जब इनसाइड सेल जाएगा तो इसकी कैप्सिड रिमूव हो जाएगी। ये जब रिमूव हो जाएगी तो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं फिर वो इंटरनली जो है वो ट्रांसलेट की जाती हैं राइबोसोम एंट्री से। ठीक है, अब देखो जैसे ही वायरस का आरएनए रिलीज हो गया, हमने यहाँ पे मैंने आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये आरएनए जब रिलीज हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल ये आरएनए है। ठीक है, अब ये आरएनए अपने न्यूक्लियोकैप्सिड से रिलीज होकर सिंगल आरएनए बना। यहाँ पे ना बेसिकली क्या होता है कि राइबोसोम्स असेंबलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो राइबोसोम असेंबलीज होती है ना वो क्या करती हैं, इस आरएनए को ट्रांसलेट करती हैं, और इस आरएनए को ट्रांसलेट करके एक सिंगल पोलीप्रोटीन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये तो आपको याद आ गई बात कि सिंगल पोलीप्रोटीन में वो कन्वर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे भी ये जो बात लिखी है वो यही है कि वंस इनसाइड द सेल जब वायरल जीनोम रिलीज हो जाएगा तो वो अपने न्यूक्लियोकैप्सिड बेसिकली क्या करेगा कि पोलीप्रोटीन्स जो है वो ट्रांसलेट हो जाएंगी इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट से। ठीक हो गया, उसके बाद कहते हैं कि ये जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं, नेक्स्ट बच्चे हमने पोलीप्रोटीन पढ़ा था ना, इस तरह करके वो डायग्राम बनी हुई थी, उसमें डिफरेंट पोलीप्रोटीन्स थी, NS5 NS4 NS3 अब ये जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं ये नेक्स्ट क्लीव हो जाती हैं, ये स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में क्लीव हो जाती हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं वायरल प्रोटीएज। ठीक है, सेलुलर और वायरल दो तरह के प्रोटीएज होते हैं। ठीक है, एक सेलुलर प्रोटीएज होता है और एक वायरल प्रोटीएज होता है। ये जो दोनों प्रोटीएज होते हैं ये बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, और ये क्या कर देते हैं पोलीप्रोटीन को आगे स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई। अब इधर यही चीज उन्होंने सिंपल मैकेनिज्म को लाइनों में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये जो कोर NH3 आपको पता ही है कि यहाँ पे बेसिकली NH3 होता है। ठीक है,
ये चार है ना, तो यहाँ पे NH3, फिर NH4 होता है, फिर NH5 और NH5 भी होता है, ठीक है। सो कहते हैं कि ये जो कोर NH3 है ये बेसिकली क्या करता है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो कोर NH3 होता है और कोर NH5 ये प्रोटीन्स होती है ना, ये रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स जो रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स जो लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं वहां पे जा करती हैं कि DNA पॉलीमरेज के जो स्कैफोल्ड्स होते हैं ना वो बनाती हैं, ठीक है, ताकि वायरल जो जीनोम्स हैं वो रेप्लिकेट हों और हमारी जो आगे ग्लाइकोप्रोटीन्स फिर पैक्ड होके और दोबारा से वो जो है वो रिलीज होने और मिच्योर वेरिएंट्स जो हैं वो बन जाएं और मिच्योर वेरिएंट्स दोबारा वो कैप्सिड्स बना के और बाहर की तरफ रिलीज हो जाए, ठीक है। वो होस्ट बेसिकली क्या करती हैं जब वो रेप्लिकेट हो जाती हैं ना, ये प्रोटीन्स बेसिकली क्या करती हैं कि वो स्ट्रक्चर बनाती हैं वायरस का, जो कि वायरस के रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही वो वायरस का रेप्लिकेशन स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर के बनने के बाद वो बेसिकली एपोप्टोसिस के थ्रू वो जिस सेल के अंदर वायरस बना होता है वो सेल बेसिकली क्या हो जाता है, डेथ, उसकी डेथ हो जाती है। उसको रप्चर करके उसको डिस्ट्रॉय करके वो जो वायरस के न्यू वेरिएंट्स बन जाते हैं, वो वायरस के न्यू वेरिएंट्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इस तरह करके इस शेप में वो बाहर उसकी कॉपीज निकल आती हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जो सेवरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एंटी जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो NH3 NH4 प्रोटीएज को जाके इनहिबिट कर देती हैं, NH5 भी पोलीमरेज को जाके इनहिबिट कर देती हैं। उसके बाद NH5 जो जो हमारे पास होता है इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन में, उसको इनहिबिट करती हैं और उसकी असेंबली को क्या कर देती हैं, उसकी असेंबली होने नहीं देती। तो बेसिकली वो कहते हैं कि डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स को हम लोग यूज करते हैं इनके ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। कहते हैं कि कम्बिनेशन थेरेपीज को भी यूज किया जाता है। जैसे कि कम्बिनेशन थेरेपी का मतलब यह है कि डिफरेंट डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स दिए जाते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स में ड्रग्स आती है ना, जैसे यहाँ पे प्रेविर के नाम पे जितनी भी ड्रग्स है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ये साइड पे जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, ये प्रेविर के नाम पे जितनी भी ड्रग्स हैं, ये जो ड्रग्स है बेसिकली इनमें से हो सकता है कि ग्लीका प्रेविर और इसमें जो है वो वॉक्सिला प्रेविर का कॉम्बिनेशन हो। तो डिफरेंट डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूज किया जाता है ताकि जो है वो रेजिस्टेंस के चांसेस हम कम करवाएं और हम जो ट्रीटमेंट है HCV का उसको ऑप्टिमाइज करवा सकें, ठीक है। अच्छा बच्चे, उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है ये हम लोग इस वजह से भी यूज करते हैं ताकि हम जो वाइल्ड टाइप जो ड्रग रेजिस्टेंट वायरल पॉपुलेशंस होती है ना उसको सप्रेस किया जा सके, ठीक हो गया। इसके लिए भी ये यूज की जाती है। बच्चे एक सेकंड रुकिएगा। ओके बच्चे, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सिंपल आपको बता दी। उसके बाद कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी डिफरेंट एफिकेसी जो होती है वो जीनोटाइप्स पे भी डिपेंड करती है हेपेटाइटिस सी वायरस की। अब हेपेटाइटिस सी वायरस की ना डिफरेंट तरह की जीनोटाइप्स होती हैं। जीनोटाइप बेसिकली कहते हैं कि जेनेटिक जो स्ट्रेन्स होते हैं ना हेपेटाइटिस सी वायरस के, उनको बेसिकली जीनोटाइप्स कहते हैं। तो जीनोटाइप्स बेसिकली डिफरेंट तरह से हो सकती है, जिसमें जीनोटाइप हमारे पास 1 आ जाती है, जीनोटाइप 2 आ जाती है, ठीक है, 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, 5 आ जाती है। और कहते हैं कि ये जो जीनोटाइप 1 से कोई भी जब हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन होती है ना, तो इस जीनोटाइप 1 से हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरस हम देते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग की थेरेपी जो है वो जीनोटाइप 1 से अगर हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन होगी तो वो इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक हो गया। ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिंपली, अच्छा अब इस पैराग्राफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस पैराग्राफ में सिंपली उन्होंने वही चीज एक्सप्लेन की है। पहले उन्होंने मैकेनिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तो उसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि ये किस तरह जो है वो वेरियोन्स जो जब वो हमारे पास मेच्योर वेरियोन्स बन जाते हैं उनको सिक्रीट करते हैं और उसके बाद जो सेवरल डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरस हैं हम उनको किस तरह यूज करते हैं, किस किस साइड पे वो जाके एक्ट करते हैं और वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और कम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि करंट जो कम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली अब जो हेपेटाइटिस सी के लिए कम्बिनेशन दिया जाता है वो मल्टीपल डायरेक्ट एक्टिंग जो है उनको यूज किया जाता है ताकि वो डिफरेंट तरह से हेपेटाइटिस सी वायरस के लाइफ साइकिल को जाके इफेक्ट करें सिमुलेटेनियसली, मतलब वो इफेक्ट देंगी तो वो एडिटिव इफेक्ट देंगी और वो हेपेटाइटिस सी वायरस जो है उसको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी और टर्मिनेट कर देंगी उसकी एक्शन को, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे जो बात आ जाती है वो है कि NH3 NH4 A प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अब हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ना है कि पहले देखो
हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स पढ़ते हैं। ये जो प्रोटीएज होते हैं यही बेसिकली क्या करते हैं कि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आगे कन्वर्ट करवाते हैं पॉलीप्रोटीन को। तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने इस प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट कर देना ताकि आगे ये अपनी कन्वर्जन ना करवाए, कन्वर्जन नहीं हो सके इससे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो वायरल NH3 NH4 सेरीन प्रोटीन होती है ना, ये हमारे पास प्रोटीएज जो होते हैं, प्रोटीएज बेसिकली प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीएज जो होते हैं ये हमारे पास सिंगल पॉलीप्रोटीन्स को जो है ना वो इंडिविजुअल एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। बच्चे पहले हमारे पास एक सिंगल पोलीप्रोटीन ही होती है। ये जो बेसिकली ये जो चार में कन्वर्जन होती है ना, इसको सिंगल एक पोलीप्रोटीन ही कहा जाता है। अब वो कहते हैं कि इस पोलीप्रोटीन, ये जो सिंगल पोलीप्रोटीन होती है, ये आगे नेक्स्ट फिर NH4 NH4B NH5 NH5B में कन्वर्ट होती है और उसके लिए ये एंजाइम जरूरी होता है, ठीक है। कहते हैं कि इस एंजाइम की अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जो हमारे पास रेप्लिकेशन होगी वो नहीं होगी और हेपेटाइटिस सी वायरस की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास इस एंजाइम की जरूरत होती है। इस एंजाइम की रेप्लिकेशन और पॉलीप्रोटीन्स बनाने के लिए, इंडिविजुअल पॉलीप्रोटीन्स बनाने के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है। तो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और जो उसका एक साइकिल है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें जो डिफरेंट तरह की ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं वो आप यहाँ पे साइड पे अपनी बुक्स पे भी ऐसे ही साइड पे लिख लिया करो पॉइंट्स, ताकि जब आप पढ़ो तो मैंने अब देखो, मैंने यहाँ पे जब ये पढ़ा था ना टॉपिक, तो मैंने ये पूरा पूरा इस तरह नहीं याद किया हुआ। मैंने ये जो 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट वाइज जो चीजें लिखी हुई हैं वही मेरे ज़हन में बाद में रह जाती थी, बेशक मैं एक दफा रीड भी कर लेती थी। तो आप लोग भी कोशिश किया करो। अब जैसे मैंने जब हेपेटाइटिस सी वायरस पढ़ा तो मैंने उसका मैकेनिज्म याद कर लिया हुआ था ना, तो मेरे ज़हन में था कि अब मैकेनिज्म याद कर लिया तो जहाँ पे ये बात आएगी ना कि NH3 NH4 प्रोटीएज इनहिबिटर के बारे में मैंने लिखना है, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम बना के जहाँ पे वो इंजाइम होगा ना उसको थोड़ा लेबल करके तो बता दूंगी कि ये इसका मैकेनिज्म है और 2-3 लाइनों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्रग की एक हेडिंग बना के आप यहाँ पे प्रेविर के नाम पे आपने ड्रग्स को याद रखना है। एक हेडिंग में लिखो कि प्रेविर और उसके बाद नीचे प्रेविर के नाम पे ड्रग्स लिख दो, जिसमें आप लिखो कि पेरिटा प्रेविर, ग्लिका प्रेविर, वॉक्सिला प्रेविर, ग्रेजो प्रेविर और सैमी प्रेविर। और इसको मैंने याद रखने के लिए साइम, पेरिटा, ग्लिका, वॉक्सिला और ग्रेजो के नाम पे मैंने याद रखा था। पता नहीं ये मैंने किस सेंस में इसको इस तरह सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग अपनी सीक्वेंस बना के भी इसको कर सकते हो याद, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे सिंपली ड्रग के नाम है, उसके बाद कहते हैं कि ये जो हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटी वायरल्स होते हैं वो इनहिबिट करती हैं। बेसिकली ये जितनी भी ये ड्रग्स हैं ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटी वायरल्स हैं। बच्चे प्रोटीएज एंजाइम्स का मैं बेसिकली ये बता रही थी कि ये जो सीरीन प्रोटीएज बेसिकली क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं और ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल प्रोटीन को कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ये सिंगल इंडिविजुअल जो प्रोटीन्स होती है ना, जैसे NH4 NH4B NH5A और NH5B, इसमें भी इनकी कन्वर्जन होती है, इसके लिए ये जरूरी होते हैं। बेसिकली कह लो कि ये RNA की रेप्लिकेशन के लिए ये एंजाइम जरूरी होता है, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो जो हमारे पास आगे प्रोटीएज है ना, ये तो NH3 और NH4 है ना, ये NH3 और NH4A ही आगे इंडिविजुअल NH4A NH4B NH5A NH5B में कन्वर्जन करवाती हैं, ठीक है। और बाकी फिर हमने पढ़ा था कि NH4A और NH5B आगे रेप्लिकेशन में और असेंबली में इन्वॉल्व होती हैं और वो बेसिकली जो है वो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जो प्रोटीएज एंजाइम होता है ये इंडिविजुअल प्रोटीन, ये एक पोलीप्रोटीन है, उसको इंडिविजुअली आगे जो है ना वो एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। ये बात कर रही हूँ। अब यही अगर हम एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, इस एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो इंडिविजुअल प्रोटीन्स बन रही हैं, ठीक है, एक्टिव प्रोटीन्स बन रही हैं NH5B NH4B या NH4A, जो आगे वायरस की रेप्लिकेशन असेंबली और पॉलीमरेज में इन्वॉल्व है, तो वो तो बनेगी नहीं। तो इट्स मीन कि जो वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये बात लिखी हुई है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे ये जो बात है ड्रग्स के बाद वो कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स होते हैं ये इनहिबिट कर देते हैं NH3 NH4A प्रोटीएज को। जब ये इनहिबिट कर देते हैं इस एंजाइम को, तो उसके बाद बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो है वो वायरस की रेप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ये बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस के चांसेस में जो बैरियर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बात की गई है कि इसमें जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं, जैसे सोबोवीर की उन्होंने एग्जांपल
एग्जांपल दिया है कि ये हमारे पास जो है वो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ये जो यूजेस इसके ये हैं कि ये यूज तो की जाती है हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट करने के लिए, ये वाली ड्रग्स भी, ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली ये जो ड्रग्स हैं ये NS3 बाय NS4A प्रोटीएज इंजाइम को जाके इनहिबिट करती हैं, ठीक है। टारगेट इनका इंजाइम को इनहिबिट करने वाला ही होता है, बट ये इन रिटर्न क्या करती हैं कि वायरस की रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनके ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं। वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्यों हैं? क्योंकि ये CYP3 ये इंजाइम के साथ इनकी जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज CYP3 ये इंजाइम से होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ड्रग हम दे देते हैं, जैसे आप फर्ज करो कि आप PPIs ही लेते हो, इसके साथ इस ड्रग को ले रहे हो और साथ PPIs ले रहे हो। अब PPI भी क्या करते हैं कि वो भी इस ड्रग PPI बेसिकली क्या करते हैं, वो भी अगर इंड्यूसर है, फर्ज करो कि वो भी मेटाबोलाइज ये CYP3A4 एंजाइम को इंक्रीज करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी ड्रग CYP3A4 से मेटाबोलाइज हो रही है, वो जो PPIs हैं वो भी मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि इसके ड्रग इंट्रैक्शंस होने के चांसेस हैं। उसके बाद ADRs की बात की जाए तो ये ड्रग जो है वो ज्यादातर रैशेज और जो फैटीग, एनीमिया, नोजिया टाइप, प्लूराइटिस टाइप जो इन्फेक्शंस होती हैं वो काज करती है, ठीक है। आपने ये चीज अब याद रखनी है। अब यहाँ पे आप मेरे ख्याल से आपको इसका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि NS3, बच्चे ये थोड़ी देर तक ना ये मीटिंग भी जो है वो खत्म हो जाएगी, इसके बाद मैं दोबारा आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है। NS3 NS4 प्रोटीएज इनहिबिटर बेसिकली क्या है, इसमें ये 4-5 पॉइंट लिख देना, मैं अभी आपको एक सेकंड में दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वही पॉइंट्स लिख देना। आपने सिंपली ये बता देना है कि ये जो NS3 NS4 प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, ये बेसिकली एक सिंगल पोलीप्रोटीन को इंडिविजुअल एक्टिव पोलीप्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें आप याद रखना कि NS4A जैसे NS4A होता है, NS4B होता है, इसी तरह NS5A NS5B में ये कन्वर्ट करवाती है, ठीक है। अब अगर हम ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स देंगे तो ये इसको कन्वर्ट नहीं होने देंगे, और इससे क्या होगा कि जो वायरस का जो साइकिल है वो इनहिबिट हो जाएगा और वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा। फिर आप ड्रग्स के नाम बता देना, उसके बाद बता देना कि इसमें क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस के बैरियर कम होते हैं। उसके बाद कह देना कि इसके ड्रग इंटरेक्शंस भी होते हैं, चूंकि ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है CYP3A4 से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ADRs की बता देना कि ADRs में रैशेस, प्लूराइटिस वगैरह, नोजिया और फैटीग, और इसमें जो है एनीमिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये अब आपने सिंपल बता देना है, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे मतलब ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे नेक्स्ट इसमें जो है वो है NS5B पोलीमरेज इनहिबिटर्स। NS5B पोलीमरेज इनहिबिटर्स की बात करें ना, तो आप लोग याद रखो कि NS5B पोलीमरेज के भी बेसिकली एक एंजाइम है, ठीक है। पोलीमरेज जहाँ पे भी AS लास्ट पे आ जाता है ना, देखो बच्चों आपने एक चीज नोट की होगी कि हर जगह जहाँ पे भी जैसे ईस्ट्रेज आ जाता है, ठीक है, जैसे आ जाता है ये हमने भी हम आगे पढ़ेंगे काइनेज आ जाता है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं पोलीमरेज, मतलब हर एक के लास्ट पे एज आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये भी एक एंजाइम है और ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, NS5B पोलीमरेज एंजाइम को, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो NS5B होता है ये हमारे पास एक सोल RNA पोलीमरेज होता है, मतलब ये अकेला एक RNA पोलीमरेज है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस की रेप्लिकेशन और उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन्स जो अदर HCV प्रोटीन है उनके साथ प्रोसेस करके इंडिविजुअल पोलीप्रोटीन्स जो हैं उनको जो है वो कन्वर्ट करवाता है, और उनमें वो NS4 NS4B NS5A NS5B में कन्वर्जन करवाता है। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो NS5B है ये HCV रेप्लिकेशन और उसके बाद ये इंडिविजुअल जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं उनके साथ भी ये काम करता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रोसेस करता है विद HCV प्रोटीन्स इनटू एन इंडिविजुअल पोलीप्रोटीन्स बाय द वायरल NS3 NS4A। अब आपको ये समझ आ गई होगी, इस बात की समझ आई है या नहीं आई, कि वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो वो बात कर रहे हैं कि ये HCV रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, दूसरा वो कहते हैं कि ये अगर ये ड्रग भी साथ दे दी जाए तो ये ड्रग बेसिकली क्या करती है कि ये भी इंडिविजुअल जो पोलीप्रोटीन्स होती हैं उनको जो है वो क्या करती हैं कि इनहिबिट करती हैं, क्योंकि जो हमारे पास NS3 NS4 या सीरीन प्रोटीएज है वो भी इंडिविजुअल पोलीप्रोटीन्स को एक्टिव करती हैं, ठीक है। तो अगर ये ड्रग दी जाएगी तो ये ड्रग भी कंबाइन करके क्या कर देगी, इस इफेक्ट को भी कम कर देगी, तो जो इंडिविजुअल पोलीप्रोटीन्स एक्टिव होती हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में ये दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो NS5B पोलीमरेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स होते हैं। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स बेसिकली वो एनालॉग्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि
देखो, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग का मतलब ये है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की तरह का काम करेंगी, वो एक्टिविटी ऐसी ही मिमिक करेंगी कि जैसे वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स हैं और वो वायरस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन जैसे ही वो इनसाइड द बॉडी जाएंगी वो ड्रग्स, तो वो क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी उसकी एक्टिविटी को। तो वो कहते हैं कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स जो होते हैं वो इंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, दो तरह से इंजाइम पे बाइंडिंग होती है। चूंकि ये पोलीमरेज है तो पोलीमरेज इनहिबिटर्स जैसे ही हम देते हैं तो वो जो ड्रग्स होती हैं वो पोलीमरेज एंजाइम की साइट पे जाके बाइंड करती हैं। एक होती है एलोस्टेरिक साइट और एक होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एंजाइम की के ऊपर जो बाइंड करती हैं वो है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोफसोबोवीर की। ठीक है, और नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स जो होते हैं ना उनकी टारगेट साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। जो नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, जो कि बेसिकली नॉन न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये है कि वो जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स नहीं होते हैं उनकी एक्टिविटी बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड्स की तरह की नहीं होती, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करते हैं, ऐसी साइट जो कि एंजाइम की टारगेटेड साइट मतलब एक्टिव साइट नहीं होती। ठीक है, किसी भी जगह बाइंड करके वो इनहिबिशन करवा देंगे। ठीक है, तो सोबसोबोविर जो होती है वो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग साइट्स होती है इसकी, और डेसाबोविर जो होती है ये इसकी जो है वो नॉन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग साइट होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो NS5 भी पोलीमरेज इनहिबिटर्स होते हैं ये वेल टॉलरेटेड होते हैं, मतलब ये ह्यूमंस के अंदर जब ये लेते हैं तो इससे वो टॉलरेट हो जाते हैं, उनको इसका इफेक्ट आता रहता है, मतलब ADRs आने के चांसेस कम होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये ड्रग वेल टॉलरेटेड होती है और इसकी ADRs भी कम होती है, इस वजह से उन्होंने ADRs इसके मेंशन नहीं किए। तो अब इस टॉपिक में भी अब एक सेकंड में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपने पहले बता देना है कि RNA पोलीमरेज बेसिकली क्या करता है कि ये HCV रेप्लिकेशन के लिए भी इन्वॉल्व होता है, और ये इंडिविजुअली जब क्या करता है कि ये NS3 NS4 ए प्रोटीएज सीरीन प्रोटीएज के साथ जब ये कंबाइन होता है तो ये वो इंडिविजुअल पोलीप्रोटीन्स में भी कन्वर्जन नहीं करवाता। ठीक है, उसके बाद इसमें बता देना कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स इनहिबिटर्स होते हैं, और दूसरा होता है कि एनालॉग्स होते हैं और दूसरे नॉन न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड वाले होते हैं वो हमारे पास उसमें ड्रग का नाम आता है सोबसोबोविर, और जो हमारे पास नॉन न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उसमें डेसाबोविर की एग्जांपल दे देना। ठीक है, और इसमें जो बेसिकली दो ही ड्रग्स के नाम बताए गए हैं और वो हैं ये सोफसोबोविर और डेसाबोविर। ठीक है, ये हमारे पास दो ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसमें आ जाते हैं NS5A रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स इनहिबिटर्स। बच्चे मैं इसलिए आपको ये बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये टॉपिक मुश्किल है थोड़ा सा, तो आपके पॉइंट्स इसी तरह ही क्लियर होंगे अगर आप वर्डिंग जो लाइनिंग है उसको डिटेल में समझोगे, क्योंकि रट्टा लगाने से सिंपल आपको वो कंसेप्ट नहीं बनेंगे आपके। NS5A रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स बेसिकली क्या है, बच्चे कहते हैं कि अब ये इस कम्प्लेक्स को इनहिबिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि NS5A रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, ये RNA की रेप्लिकेशन और असेंबली दोनों को बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके इनहिबिटर्स दे देंगे तो ये भी बेसिकली NS5A बच्चे, सबसे पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझ लो ना, मेरे ख्याल से मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि आप लोग इस चीज़ से ना कंफ्यूज हो रहे हो कि NS3 ये हम पढ़ रहे हैं, फिर अभी हमने NS5B पढ़ी है, फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि NS5A रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स। तो बच्चे ये सारी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पोलीप्रोटीन्स ही हैं। आपने याद रखना है कि ये पोलीप्रोटीन्स है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि NS5A इज अ वायरल प्रोटीन, जो कि एसेंशियल होती है। वो किस चीज़ के लिए एसेंशियल होती है, वो वायरस की रेप्लिकेशन के लिए एसेंशियल होती है और वो उसकी असेंबली बनाने के लिए एसेंशियल होती है। ठीक है, अब हमारा जो रोल होता है, हमने क्या करना होता है कि हमने इस इनहिबिटर को देना को क्या कर देते हैं, इनहिबिट वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया। अब बच्चे इसमें सबसे पहले आपने ये भी चीज भी आ सकता है कि ये हमारे पास मेम्ब्रेनियस वेब बनाता है। ठीक है, मेम्ब्रेनियस वेब बेसिकली क्या होता है, जो कि हमारे पास ये जो मेम्ब्रेनियस वेब होता है ये हमारे पास वायरल की प्रोटीन्स जो हैं, जैसे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, मेम्ब्रेनियस वेब को आप सिंपल ये समझो कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वायरस रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, ये प्रोटीन्स जो NS5B या NS4A या NS5A हैं, इनको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारे पास जो वायरस है वो अपनी रेप्लिकेशन को इंक्रीज करवा सके। तो हमने इस मेम्ब्रेनियस वेब को भी क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। तो NS5A रेप्लिकेशन कम्प्लेक्स बेसिकली इनहिबिटर का मतलब ही ये है कि ये रेप्लिकेशन और असेंबली को इनहिबिट करता है और मेम्ब्रेनियस वेब प्रोवाइड नहीं करता ताकि जो रेप्लिकेशन है वायरस की वो हो ना सके। ठीक है, इसमें जो डिफरेंट तरह की ड्रग्स हैं, अगर उनके नाम आपको बताऊं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ लो कि इसमें एजविर के नाम पे ड्रग्स हैं। ठीक है, एजविर के नाम पे, उसमें प्रेविर के नाम पे थी, यहाँ पे एजविर के नाम पे थी, और इसमें बोविर के नाम पे थी। ठीक है, अब ये एजविर के नाम पे जो ड्रग्स हैं इसमें आपने याद रखना है लेडिप एजविर, ओमिट एजविर,
उसके बाद इसमें एल्बेजविर, उसके बाद लेप्टेजविर, पाइब्रेंटेजविर एंड डेक्लाटेजविर, ठीक है, ये ड्रग्स हैं। और ये हमारे पास बेसिकली सारी ड्रग्स इसमें इस क्लास में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि अब हम जनरली ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम नीचे ये जो पैराग्राफ है इसमें हम सारी ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को मजा आएगा ये पढ़ के, ठीक है। सबसे पहले देखो कि कहते हैं कि ये जो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि जो कहते हैं कि विद एक्सेप्शन टू डेक्लाटेजविर को छोड़ के जितने भी सारे अदर ड्रग्स हैं ना इस क्लास के, ये NS5 एयर एप्लीकेशन कम्प्लेक्स इनहिबिटर्स के जितने भी ड्रग्स हैं, डेक्लाटेजविर को छोड़ के बाकी सारी जो है वो को फार्मुलेट की जाती हैं डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स के साथ। उस डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स में हेपेटाइटिस सी में से कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमने पीछे जैसे ग्लिका प्रेविर पढ़ी है, या साइमोविप्रेविर पढ़ी है, इनके साथ या सोबसोबोविर के साथ या किसी के साथ भी को फार्मुलेट करके दी जा सकती हैं, या इसी जो क्लास की ड्रग्स हैं उनके साथ भी को फार्मुलेट करके दी जा सकती है, ठीक है। बट वो कहते हैं कि डेक्लाटेजविर को नहीं को फार्मुलेट करके दिया जाता। नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो NS5 इनहिबिटर्स होते हैं इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इस वजह से भी है क्योंकि इनके ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, और ड्रग इंटरेक्शन हमेशा उन ड्रग्स के ज्यादा होते हैं जो CYP450 आइसोएंजाइम से इनहिबिट होती हैं, या फिर वो सॉरी इनहिबिट नहीं मेटाबोलाइज होती हैं, या फिर उसमें पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अगर इन्वॉल्व ना हो। बच्चों पी ग्लाइकोप्रोटीन आपको पता है कि ये ऐसी प्रोटीन होती है जो कि क्या करती है कि सेल से आउट ई फ्लक्स पंप को एक्टिवेट बेसिकली कर देती है, ठीक है। जब पी ग्लाइकोप्रोटीन एक्टिव होती है ना तो पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है कि अच्छा, इसमें हमने ये पढ़ा कि अब ड्रग इंटरेक्शन की मैं आपको बात बता रही थी कि ड्रग इंटरेक्शन बेसिकली दो तरह से होती है। एक तो होती है कि CYP450 आइसोएंजाइम्स यहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगे, उससे ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस है, ठीक है। CYP450 इनहिबिटर्स भी होते हैं और इंड्यूसर्स भी होते हैं, आपने याद रखना है। इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, अब देखो हमारे यहाँ पे एक एक रिवाज है कि बस डॉक्टर्स मुंह उठा के ड्रग्स दे देते हैं, और कोई उनको ड्रग इंटरेक्शन का पता नहीं होता कि अच्छा हम कोई कॉम्बिनेशन ड्रग बना रहे हैं तो उसका कोई पेशेंट के ऊपर साइड इफेक्ट ना हो, या पेशेंट को पहले से कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है कि वो उसका कोई ऑर्गन पहले ही डैमेज है। जैसे बहुत सारी अभी मैंने आपको जितनी ड्रग्स पढ़ाई होंगी पीछे भी, तो हमने कितने ज्यादा ADRs या फार्माकोकाइनेटिक में ये भी पढ़ा है कि जी रीनल डिसफंक्शन पेशेंट में या हिपैटिक डिसफंक्शन पेशेंट में इस ड्रग को नहीं लेना। अब ये चीज यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या कह लें कि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, हमारे जो माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और वो एक जो उनका एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है फार्मासिस्ट के साथ कि वो फार्मासिस्ट को कुछ समझते नहीं है। और हमारी मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी खुद भी इस चीज में बहुत ज्यादा जो है वो पीछे है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, ठीक है। अगर हम में से कोई एक भी, हम तो चलो अभी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएटेड हैं, अगर वो कोई एक भी बंदा सही वाला उठ के सही करे ना, इनकी सेटिंग करे, तो सारा कुछ सही हो सकता है। बट वही बात है ना कि बस यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है। तो मैं यही बात बता रही हूँ आपको कि इतने इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स होते हैं ड्रग्स में कि पेशेंट को आराम तो फौरन आ जाएगा, लेकिन आपने कभी फर्ज करो, आपने कभी देखा किसी ऐसे पेशेंट को जो 1 साल के लिए मेडिसिन तो लेता है लेकिन उसके बाद उसको और ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज हो जाती है। मतलब अगर हाइपरटेंशन है किसी बंदे को और वो मेडिसिन ले रहा है, तो उस मेडिसिन के बाद उसको पता नहीं इतनी ज्यादा और साथ अर्थराइटिस हो सकता है, या उसको डायबिटीज हो जाता है, या कुछ ना कुछ उसको हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें तो ये लगता है कि ये कुदरती तौर पे जी बीमारियां आ गई हैं और लग गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये मेडिसिन के ADRs और साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है, जो कि हमारे जैसे लोगों को बिल्कुल भी इन चीजों का नॉलेज ही नहीं है। खैर अल्लाह ताला बचाएं, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे पास इतना इल्म आए कि हम लोगों को गाइड कर सकें, और हमारे भी हाफ पे अगर कोई किसी को कोई सिला मिल सकता है या थोड़ा सा भी कोई बेनिफिट मिल सकता है तो हम लाजमी दें, ठीक है। आप भी कोशिश करो कि अगर इसको पढ़ रहे हो तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, और इसको अपने प्रैक्टिकली घरों में देखा करो ड्रग्स को, कि अच्छा कौन सी ड्रग है और किस तरह की ड्रग्स हमारे घर में कोई बुजुर्ग या फिर कोई मदर्स या कोई भी सिबलिंग्स में से अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है या किसी भी तरह से कोई ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए। और कोई उसका जो वो लीफलेट होता है उसको पढ़ा करो और देखा करो कि अच्छा ये ड्रग किस तरह किस इंडिकेशन के लिए और इसको किस तरह यूज करना है, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होगा, और फार्मासिस्ट का तो नाम ही है कि फार्मासिस्ट को ड्रग एक्सपर्ट होना चाहिए। ड्रग्स का ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे, हम सब से पूछे तो हमें पता हो कि ये ड्रग किस लिए यूज की जाती है।
अच्छा, यहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन की मैं बात बता रही थी कि पी ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या करता है कि ये इफ्लक्स पंप को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर हम इनहिबिटर्स दे देंगे तो पी ग्लाइकोप्रोटीन अगर इनहिबिट हो जाएगा तो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर अकामुलेट रहेगी, तो ज़्यादा अकामुलेट रहने की वजह से भी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर ड्रग क्लियर ही नहीं हो रही बॉडी से तो ड्रग अकामुलेट हो जाएगी, और ड्रग अकामुलेट होने से टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बात की है कि डेक्लाटेजविर जो है वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है हिपैटिक CYP3 आइसोएंजाइम से। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी थी पीपीआईज की, मैंने शायद पीछे भी एग्जांपल दी थी कि पीपीआईज बेसिकली क्या करते हैं कि वो उसकी इसके साथ इंड्यूसर्स होते हैं CYP3 के। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास डेक्लाटेजविर है ये भी CYP3A4 से ये मतलब इंड्यूसर ड्रग है, ये भी इसी से मेटाबोलाइज होती है, और ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेट की जाती है उस कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें कोई ऐसी ड्रग दे दी जाए जिस जो जो वो भी CYP3A4 इंड्यूसर हो। ठीक है, अगर दोनों ड्रग्स इंड्यूसर होंगी तो दोनों दोनों में से एक की जो हमारे पास एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिड्यूस एफिकेसी, वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन एडिशन वो कहते हैं कि जो डोज होती है डेक्लाटेजविर की वो डिक्रीज कर देनी चाहिए उन उन उस केस में जब हम CYP3A4 इनहिबिटर्स दें। चूंकि अगर CYP3A4 इनहिबिटर कोई ड्रग दे दी जाएगी तो जो हमारे पास ये डेक्लाटेजविर का इफेक्ट है ये ज्यादा बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक ये एक्टिव रहेगी, क्योंकि ये ड्रग तो इंड्यूसर है, ये तो CYP3A4 आइसोएंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। लेकिन अगर CYP3A आइसोएंजाइम का इनहिबिटर दे दिया जाए, कोई ऐसी ड्रग जो उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दे, तो उस एंजाइम को मेटाबोलाइज होने के लिए तो वो साइट ही नहीं मिलेगी कि वो किस तरह मेटाबोलाइज हो, तो वो बॉडी के अंदर ज्यादा देर के लिए रहेगी। तो फिर इस केस में अगर हमने कोई कम्बिनेशन ड्रग ऐसी देनी है तो हमने फिर उस डोज को कम कर देना है। ठीक है, इस केस में फिर डेक्लाटेजविर की हमने डोज को कम करके देना होता है। ठीक है, और इंक्रीज कर देना है हमने डोज को जब हमने CYP3A4 इंड्यूसर के साथ इस ड्रग को देना है। ठीक है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास लेडिपेजविर एक ऐसी ड्रग है जिसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है जब हम पीपीआईज को देते हैं। बच्चे बेसिकली पीपीआईज क्या करते हैं कि पीपीआईज एसिडिटी एसिड पीएच को कम जो है वो कम करके बेसिक पीएच को ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, बेसिसिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। तो लेडिपेजविर एक ऐसी ड्रग है जो कि एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, अब अगर हम कोई ऐसी ड्रग दे दें साथ जैसे पीपीआईज ही दे दें तो वो क्या कर देंगे कि वो तो बेसिसिटी को ज्यादा कर देंगे, वो एसिड को कम कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लेटिपेजिविर की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं कि यहाँ तो लेटिपेजिविर जब पेशेंट को दे रहे हो तो पीपीआईज तो बिल्कुल प्रिवेंट कर दिए जाएं, या फिर पीपीआईज को तब दिया जाए, पीपीआईज और लेटिपेजिविर उन दोनों को तब दिया जाए एम्प्टी स्टमक पे। ठीक है, एम्प्टी स्टमक में ये होता है कि जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, एसिड एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा होता है। तो उस केस में फिर जब दोनों ड्रग्स दे दी जाएंगी तो वो चूंकि पीपीआईज को भी अपना एक इफेक्ट देने में आधा घंटा मैक्सिमम 45 मिनट तो लगते ही हैं। तो उस टाइम पे फिर ये जो ड्रग है ये भी उस टाइम एसिड ज्यादा होगा तो लेडिपेजिविर भी एम्प्टी स्टमक पे क्या होगी, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर पीपीआई ज्यादा देना जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है कि यहाँ तो हम प्रिवेंट करें या फिर हम पीपीआई को तब लें जब हम लोग जो है वो फास्टिंग पे हों। ठीक है, उसके बाद बच्चे रिबावायरिन की बात की जाए तो राइबावायरिन हमने पहले भी पढ़ी है। राइबावायरिन हमने जो है वो रेस्पिरेटरी आई थिंक सो सिंसाइटल इन्फेक्शन में पढ़ी है। ठीक है, इसमें भी हमने पढ़ी है, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन में हमने पढ़ी है। अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे राइबावायरिन, तो वो कहते हैं कि राइबावायरिन भी जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है, और ये कम्बिनेशन में यूज की जाती है अदर ड्रग्स के साथ, जिसमें पिगाइलेटेड इंटरफेरोन के साथ ये यूज की जाती है, ये डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स के साथ भी यूज की जा सकती है। ठीक है, राइबावायरिन जो होती है ये बेसिकली गिवेनोसिन एनालॉग होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसका वायरोलॉजी का रिस्पांस जो है वो सस्टेन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, वायरोलॉजी का रिस्पांस का बच्चे मतलब ये होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन हमारे पास जो हमारे पास वायरोलॉजी का रिस्पांस है वो हमारे पास सस्टेन्ड रहना चाहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारे पास वायरस है वो जो है प्रॉपर उसकी वो एलिमिनेट हो चुका है बॉडी से या नहीं। अगर तो वो इलिमिनेट नहीं होगा तो वो सस्टेन्ड वायरोलॉजी का रिस्पांस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इंप्रूव करना होता है सस्टेन्ड वायरोलॉजी का रिस्पांस को। ठीक है, एक तो हमने ये करना होता है कि वायरल की क्लियरेंस को इंप्रूव करना होता है, हमने रिलैप्स रेट को कम करना होता है, और हमने सस्टेन्ड वायरोलॉजी का रिस्पांस को भी इंप्रूव करना होता है। इस वजह से इसको कम्बिनेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, एडिशनल वो कहते हैं कि हम राइबावायरिन के ट्रीटमेंट को किस तरह हम देख सकते हैं, हम उस बेस पे राइबावायरिन के ट्रीटमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेजिमेन को, कि हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी वायरस का जीनोटाइप क्या है, मतलब कि जो हमारे पास ये वायरस इन्फेक्शन है ये जीनोटाइप 1 से है, जीनोटाइप
जीनोटाइप 2 से है, जीनोटाइप 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से, किससे है? ठीक है, उसके बाद सिरोसिस स्टेटस इसका क्या है कि आया कि ये जो इन्फेक्शन है इसने हेपाटाइटिस को जो हमारा पास लीवर है उसको सिरोस तो नहीं कर दिया, उसको वो डेड तो नहीं हो चुके उसके सेल्स। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमने देखना होता है और ट्रीटमेंट हिस्ट्री को देखना होता है। ठीक है, डिस्पाइट इसके यूज के पेशेंट जो है वो हम कहते हैं कि 20 ईयर से ये हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए राइबावायरिन को यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका मैकेनिज्म उस तरह क्लियर नहीं है कि ये हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट करने के लिए क्यों दी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि राइबावायरिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेपेटाइटिस सी वायरस को ट्रीट करने के लिए, और वो कहते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स के साथ दिया जाता है। और राइबावायरिन के जो डोज होती है ना वो बेसिकली बॉडी वेट के लिहाज से कैलकुलेट की जाती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स का पेशेंट है और उसको हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्फेक्शन और उसमें राइबावायरिन देनी है, तो हम क्या करेंगे कि उसका बॉडी वेट के साथ कैलकुलेट, अगर 30 ईयर्स का और उसका 75 kg वेट है तो 75 kg वेट के लिहाज से उसकी डोज को कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोज है वो बॉडी वेट के लिहाज से कैलकुलेट किया करके दी जाती है, और डेली जो है वो 2 डोजेस में जो है वो डोज दी जाती है और फूड के साथ दी जाती है। ठीक है, सुबह शाम जो है वो डोज दी जाती है और वो फूड के साथ ली जाती है। तो राइबावायरिन के बारे में अगर मैं एक सेकंड में आपको बताऊं तो आप राइबावायरिन में ये बता दोगे कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है, ये ग्वेनोसिन एनालॉग होती है इसका। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन थेरेपीज में दी जाती है जिसमें ये इंटरफेरोन या डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरस के साथ मिलके ये काम करती है। इसको जो है राइबावायरिन को हम लेते हैं ताकि हम देखें कि ये क्लियरेंस को, वायरल क्लियरेंस को इम्प्रूव करती है, ये रिलैप्स रेट को कम करती है और ये सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस रेट को भी इम्प्रूव करती है। और वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट रेजिमेन हम किस बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इस बेस पे कि हेपेटाइटिस सी वायरस का जीनोटाइप किस तरह का है, सिरोसिस स्टेटस किस तरह का है, म्यूटेशनल स्टेटस, और उसके बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री को। ठीक है, वो कहते हैं कि डिस्पाइस हेपेटाइटिस जो है सी वायरस इन्फेक्शन के लिए ये 20 ईयर से इस्तेमाल की जा रही है ये ड्रग, लेकिन अभी तक इसका जो एक वेल नोन मैकेनिज्म है वो अभी तक नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ये इफेक्टिव ड्रग है, इसके आउटकम्स अच्छे हैं, लेकिन इसके जो वो कहते हैं कि इसमें ये जो ड्रग है ये बॉडी वेट के लिहाज से कैलकुलेट करके दी जाती है और ये डेली 2 डोजेस में मतलब डिवाइड करके दी जाती है पेशेंट के अंदर। और इसमें ये है कि ये फूड के साथ ड्रग ली जाती है। ठीक है, अब बच्चे पूरे हेपेटाइटिस सी वायरस पे अगर आपके पास नोट आ जाए तो मेरे ख्याल से अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिर्फ ड्रग्स के नाम याद करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो तो आपने रट्टा लगाना है। बाकी अगर मैं बोलूँ कि कंसेप्ट वाइज जो इस चीज़ में लिखा हुआ है वो तो मैंने आपको क्लियर क्लिस्टर बता दिया। ठीक है, कि हेपेटाइटिस सी होता क्या है, इसमें ये किस किस तरह इनहिबिटर्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, और इंटरेक्शन किस तरह होती है। ठीक है, अब बच्चे थोड़ा सा